हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। और बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मस्त हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही? बेटा, आप लोगों के लिए एक मस्त सेशन में आज यहां पर लेकर के आया हूं। आज 3 जून है और 3 सितंबर के दिन हमारी एग्जाम है। तो यानी इन 3 महीने, इन 90 डेज में हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हमारे सारे सब्जेक्ट के टीचर के द्वारा एक स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं जिसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी प्रिपरेशन करना है। आपको मेरे पीछे सूडान ब्लॉक दिखाई दे रहा बेटा, ये आप सभी लोगों का सपना है। 3 महीने बाद वो दिन आएगा जिस दिन आप अच्छा परफॉर्म करके अपने सपने की पहली स्टेप को चढ़ोगे। तो एकदम बेटा धांसू हमारी मेहनत रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो हम हमारी एग्जाम का पैटर्न समझते बेटा। तो हमारी एग्जाम को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। रिटन एग्जाम को 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता, सेपरेट अपना एक पेपर होता, और दूसरा पेपर आपका होता इंग्लिश और जीएटी। मतलब जो पेपर 2 होता वो जीएटी का होता, जिसमें आपका इंग्लिश आता है और जनरल नॉलेज जो आता है, जिसके अंदर जनरल साइंस आता है, जनरल स्टडी आती है। ये सारी चीजें हमें यहां देखने को मिलेगी। तो ये हमारी एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इस तरह से हमारी एग्जाम होगी। कब? 3 जून के दिन। इसके बाद बेटा टोटल मार्क्स की बात करें तो हमारी एग्जाम के अंदर, टोटल रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूं, टोटल रिटन एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स और जीएटी को कंबाइन करके 900 मार्क्स। अब 900 मार्क्स में से लगभग बेटा आज तक का जो कट ऑफ रहा है ना, 350, 360, 365 के बीच में रहा। मतलब आपको बहुत ज्यादा नहीं लाना है। बट अगर आपकी रिटन एग्जाम बहुत अच्छी जाए, सपोज करो आप 400 नंबर, 450 नंबर लेकर के आते हो, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना एसएसबी के बाद, उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं बेटा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का रिटन जो होता है वो 360, 362 नंबर पर निकल गया, फिर एसएसबी भी नॉर्मल गया, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। तो हमारी रिटन की प्रिपरेशन इतनी बेस्ट होना चाहिए, इतनी बेस्ट होना चाहिए कि आपको एसएसबी निकालने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम बेशुमार हो। ठीक है, तो मैथ्स जो रहेगा आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे बेटा। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जो कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा मैथ्स का। वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट या फिर जीएटी की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मार्क्स का एक रहेगा, यानी हो गए 600। तो ये इन दोनों को मिला करके हमारे कितने होते हैं? इन दोनों को मिला करके हो जाते हैं हमारे 900 मार्क्स। अब जीएटी को मैं और बाइफरकेट करूं बेटा, तो इंग्लिश आपका आएगा 50 क्वेश्चन सेपरेट आपके इंग्लिश के आएंगे। तो याद रखना बेटा, इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में कराओ, हिंदी में पढ़ाओ। आप खुद समझ लो, आपकी रिटन एग्जाम के 200 नंबर खुद इंग्लिश में आ रहे हैं। तो आपको आपकी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होना चाहिए बेटा, और वो कैसे करेंगे उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जनरल नॉलेज, तो जो जनरल नॉलेज का पार्ट है उसके अंदर आएंगे 100 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 थे, 50 इंग्लिश के और 100 आपको देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज के। तो जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन 4 नंबर का एक हो गए 400 नंबर के। अब इन 400 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट का कैसा वेटेज रहेगा, इस बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो हर सब्जेक्ट वाइज हमें कैसी क्या चीजें पढ़ना है, उस चीज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग का बता देता हूं बेटा, क्योंकि एनडीए का मतलब एनडीए जाना या फिर रिटन एग्जाम निकालना, इसका सिंपल सा फंडा नहीं है कि आपको जो आता है आपने वो कर दिया और जो नहीं आता वो तुक्का लगा दिया ताकि शायद वो सही हो जाए। नहीं, यहां पर एक स्कॉलर सोल्जर की आवश्यकता पड़ती है, एक स्कॉलर ऑफिसर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपको पूरा सही तरीका पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो छोड़ दो, वरना कट जाएगा नंबर। तो आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है रिटन एग्जाम के अंदर। मैथ्स के अंदर 0.83 की मिलेगी और जीएटी के अंदर 1.33 की मिलेगी। मतलब अगर आपने कोई गलत कर दिया, सपोज करो कोई क्वेश्चन जो था आपको नहीं आ रहा था, आपने उसको गलत कर दिया, तो आपका 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा टोटल मार्किंग के अंदर से। तो नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। अब एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह की हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के अंदर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। अखिल सर ने बताया था कि अब जो पेपर आता है एनडीए का, वो एनडीए का पेपर के अंदर कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको जेई मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब जो एनडीए का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, शानदार पेपर होता है बेटा। क्यों? आर्म्ड फोर्स पूरे चांस लेती है कि एक बच्चे को अच्छी से तरह से
पूरा जाने, अच्छे क्वेश्चन देती है, आपको बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जेई मेंस तक के आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेटा मैथ्स में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शंस, यहां से लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि सेट थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री कितने इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 15 से 20 मतलब 40 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली तो आपके यहीं से बन रहे बेटा। फिर आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें 8 से लेके 10 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस 10 से लेके 12 आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस 12 से लेके 14 आते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 10 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा यहां से। वेक्टर्स, अलजेब्रा एंड 3D जो है मॉडल, यहां पर आपके 10 से 15 अगेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स दोनों को कंबाइन करके लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से एनडीए आपसे मैथमेटिक्स यानी पेपर 1 के अंदर पूछेगा। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये आपका सेट फंक्शंस, फिर इसके बाद है तो आपका वेक्टर एंड अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो जो आप ध्यान दे रहे हो। और साथ ही साथ जो अखिल सर आपको क्लास में पढ़ा रहे उसे बहुत अच्छे से करो। साथ ही साथ डीपीपीस लगाओ जितनी पॉसिबल हो सके। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा फॉर दी मैथमेटिक्स। मूविंग अहेड, आगे हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश मैथ्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का आता है दैट इज द इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर आपकी अप्रोच सबसे सिंपल होती है बेटा। सबसे बढ़िया रीडिंग स्किल्स, आपको पढ़ने का खूब शौक होना चाहिए। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कई सारी मैगजीन्स आती जिनको पढ़ करके, जो मैगजीन तो आती किसकी, जैसे योजना एक आती इंग्लिश में आती है जो आपको कई सारी चीजें बताती है, बट उसको पढ़ के आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी क्योंकि वर्ड्स बहुत अच्छे होते, सिलेक्टेड वर्ड्स होते। रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्रामर, ग्रामर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि विदाउट ग्रामर इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है इट मींस यू विल एबल टू फेच मोर मार्क्स इन द रिटन एग्जाम और इन इंग्लिश। वोकेबलरी, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स जो आपको पता हो, जितनी ज्यादा वोकेबलरी की आप प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस बेटा आपको न्यूज़पेपर और ये पढ़कर ही होगी। जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतने ही ज्यादा आपको नए वर्ड्स, नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो वोकेबलरी पर ध्यान देना, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर भी ध्यान देना। मतलब जो भी आपको सर प्रैक्टिस कराएंगे, यानी जो टाइगर सर है, दानिश सर है, वो आपको इन सारी चीजों की प्रैक्टिस शौर्य 2.0 बैच के अंदर एकदम करवा रहे हैं। तो पूरा ध्यान हमारा इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए फॉर इंग्लिश। मूविंग अहेड, अगला आ जाता हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स जीएटी यानी जो जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट रहेगा ना इंग्लिश के बाद, उसका तीसरा सबसे बड़ा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स के अंदर आपको काइनेमेटिक्स करने, मोशन जो आता है, उसके बाद न्यूटन्स के लॉस, न्यूटन के तीनों लॉस है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव्स, इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो होता है ना, ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी लेंस के सारे जो न्यूमेरिकल्स आपको रक्षक सर क्लास के अंदर करा रहे उनके ऊपर ध्यान देना। बेटा आपको पता होगा लास्ट टाइम भी जो सर ने पढ़ाया था 100 आउट ऑफ 100 आए थे। मतलब क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और 25 क्वेश्चन वही थे जो रक्षक सर ने पढ़ाए थे। तो आपको इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से पढ़ना है बेटा इन चीजों को क्लास के अंदर कि एक भी आपका छूटे ना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। मूविंग अहेड, अगला आ जाता आपका जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी का थर्ड वेटेज जाता है, ठीक है, जीएटी के अंदर, जो इंग्लिश के बाद फिजिक्स और फिजिक्स के बाद जियोग्राफी। हर बार आपको 21 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास है। तो इसमें आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, जितने भी फिजिकल जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट है, स्पेशली रॉक्स जो थी, जैसे इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट रॉक, इनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मार्बल कौन सी रॉक है, नीस कौन सी रॉक है, स्कीट कौन सी रॉक है, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर बनने वाले लैंडफॉर्म, जैसे एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, इंडिया 2-3 बार पूछ चुका है, ड्रम्पलिन्स किससे बनते हैं? तो ड्रम्पलिन्स देखो, एस्कर्स देखो, ये वाली चीजें आपको देखने को पड़ेगी। इसी के साथ साथ लैंडफॉर्म्स विच आर क्रिएटेड बाय द रिवर्स। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट भी देखना है। फिर क्लाइमेटोलॉजी के अंदर इंसुलेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रेस, जो एक्स रेस, गामा रेस, इन रेस के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। क्या वो या तो आप फिजिक्स में कवर कर लो या जियोग्राफी में, यहां पर आपको इंसुलेशन वाले पार्ट में इनकमिंग सोलर रेडिएशन में करवा दूंगा। इसके बाद प्रेशर बेल्ट एंड विंड,
कितने प्रेशर बेल्ट है ग्लोबली हमारी धरती के ऊपर और उनके हिसाब से कहाँ कहाँ विंड्स चलती है, और स्पेशली द लोकल विंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकल विंड्स, ठीक है। इसके बाद है तो आपको जो वाटर स्टेट, अब वाटर स्टेट के अंदर आपको कंडेंसेशन, इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है, इसमें के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन, ह्यूमिडिटी, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। साइक्लोन्स, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर अलग अलग ग्रासलैंड जैसे सवाना है ना, पैम्पास, लानोस, स्टेपीज, प्रेरीज, कैंटाबरी, इन ग्रासलैंड के ऊपर हमें ध्यान देना। इसके बाद है बेटा ओशियन करंट्स, जो मैं आपको डीप में बताऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में एक वेटेज लेकर के चलता, लगभग आपके 10 से 11 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट से आते हैं और 10 एक क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट से आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, मतलब भारत के अंदर बहने वाली नदियां, भारत के जंगल, भारत की मिट्टी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा मिनरल्स यानी खनिज, एनर्जी यानी ऊर्जा, और इंडस्ट्री यानी उद्योग, इन चीजों के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना है बेटा। हर जगह से क्वेश्चन उठते ही उठते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में आपको पोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं, रेलवे के हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। आज से रेलवे हेडक्वार्टर जो 18 उनको याद रखना शुरू कर दो, क्योंकि हर साल में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में से एक बार रेलवे के हेडक्वार्टर जरूर पूछता है, तो आपको वो याद रखना मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बना है। इसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, हमारा जो डेमोक्रेसी वो किस तरह की है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, तो फीचर्स देखना है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो है ना सेलिएंट फीचर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उन चीजों को आपको यहां पर देखना। फिर प्रियम्बल्स, प्रियम्बल्स मतलब प्रस्तावना, जो शुरुआत में होता, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा भी होता, सबसे पहला आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा आता था, तो प्रियम्बल्स वाला पार्ट, उसमें अलग अलग चीजें पूछ ली जाती कि जो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो हमारी प्रियम्बल में है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट आपके 12 से शुरू होते हैं और एंड होते 35 तक, वो सारे याद करना, स्पेशली फोकस करना रीट्स के ऊपर, जो रीट्स आती है ना, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, इनके ऊपर ध्यान देना। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या काम करती, किसी भी स्टेट्स के लिए क्या पॉलिसीज रहती है लोगों के लिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्लियामेंट, स्पेशली क्योंकि हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अपर हाउस, लोअर हाउस, ऑल द कमिटीज, सेशन कौन कौन से होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, मेंबर्स, किसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो पार्लियामेंट के ऊपर आपको ध्यान देना। एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं आज तक, उन सारे अमेंडमेंट्स को चेक कराएंगे और प्रथमेश सर आपको इन सारी चीजों को बखूबी पढ़ाएंगे। तो ये आपका पॉलिटी का रहेगा। इसके बाद अगला आता बेटा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर आपको तीनों चीजों को डिवाइड कर लेना, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें क्या देखना, एंशिएंट के अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी के अलावा जो रिलीजियस मूवमेंट थे जिसके अंदर बुद्धिज्म, जैनिज्म जो था वो आपको जानना है। मौर्यंस जो थे, है ना, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त, इनके बारे में जानना है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर इसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये आपका मिडाइवल एज आ गया लगभग, यहाँ पर आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना। मुगल पीरियड के ऊपर आप ध्यान देना कि जब से मुगल पीरियड की शुरुआत हुई थी शमशुद्दीन बाबर से लेकर के, तो एंड तक जब तक वो चला था, जब तक उसका डाउनफॉल हुआ था, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कैसी थी, उनके रिफॉर्म्स कैसे थे, उनका कल्चर कैसा था, उस वक्त आर्ट एंड कल्चर किस तरह से डेवलप हुआ था, उसके ऊपर ध्यान देना। फिर इंडियन सोशल रिफॉर्म इन द 19th सेंचुरी, अब हमारे देश में कई सारे सोशल रिफॉर्म्स चले थे, वो सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनमें क्या क्या हुआ था, कैसे चेंजेस आए थे, उसके बारे में बात करना। मेजर गांधीयन मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने जो भी मूवमेंट किए थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, सत्याग्रह किया था, ठीक है, फिर उसको क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, ठीक, इन सारे मूवमेंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हिस्ट्री का अप्रोच रहना चाहिए इन आखिरी के दिनों में। आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी को लेकर के। अब बायोलॉजी के अंदर आपको क्या जानना, सबसे पहले तो बेटा सेल जो होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस्ड रहना है। अगर आप इनके ऊपर फोकस्ड रहोगे तो यू विल फेच मोर मार्क्स इनटू द एग्जाम, है ना। इन टॉपिक्स के ऊपर आप अटैच रहोगे तो कॉमन डिसीजेस, जो भी डिसीज होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, जो भी होती है वो डिसीजेस कैसे होती है, जो मैम आपको पढ़ाएंगे क्लास के अंदर। टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, उसकी एक एक चीज जो मैम आपको क्लास के अंदर पढ़ाएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा आपका बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आगे डिस्कस करें, अगला आ जाता है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखना है, तो केमिस्ट्री के अंदर बेटा रेडॉक्स रिएक्शन आपको देखना है,
ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल, बैटरी का जो यूज होता है, जो गैल्वेनाइजेशन होता है, उस बारे में जो आपको सागर सर क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, वो आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। फिर नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, नॉन मेटल, मेटल जो होते हो उसके कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, फिर उनसे बनने वाले कंपाउंड इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, कई सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो होते हैं, जो सर आपको क्लास के अंदर बताएंगे। इन चीजों के ऊपर आपको बेहतरीन बेहतरीन अप्रोच रखना है बेटा केमिस्ट्री के लिए। तो ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हर सब्जेक्ट से मिल करके करंट अफेयर बढ़ता है अपने आप के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपको डिफेंस, सिक्योरिटी, डिफेंस से रिलेटेड कई सारी चीज, जैसे एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, मैत्री हो गया, ठीक। ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज व्हाइट एलिफेंट, ये किसके साथ होती है, इन सारी एक्सरसाइज के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री के अंदर कई किए गए रिफॉर्म्स, डिफेंस के अंदर कौन सा नया वेपन लाया गया है, कौन सा नया एयरक्राफ्ट एड किया गया है, इस चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एग्रीमेंट्स, हमारे देश के साथ दूसरे देश के और हमारे देश के किस तरह के रिलेशंस है। फॉर एग्जांपल कई सारे इन्वायरमेंट्स से रिलेटेड रिलेशंस होते हैं, कई सारी सबमिट्स होते हैं, जैसे G20, G7, इसमें क्या इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट किया क्या, ठीक है, जैसे मेकोंग गंगा, इसमें। तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, साथ ही साथ MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना कि किस कंट्री के साथ हमने कुछ टाई अप किया है। इसके बाद पर्सन एंड प्लेस इन न्यूज़, कई सारे पर्सन्स होते हैं जो फेमस पर्सनालिटीज होती है, या फिर कई सारी जगह होती जो न्यूज़पेपर के अंदर बार बार आती है। तो इन जगहों को, इन चीज़ों के ऊपर बच्चा हमको ध्यान देना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए इन 90 डेज में। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर, कौन कौन सी बुक्स है, कई सारी बुक्स होती है, उन बुक्स और उन बुक्स के ऑथर, जैसे नई कोई सी किताब निकली, कोई नया कोई नोवेल आया और वो नोवेल बहुत फेमस हो गया, उसके अंदर चीज़ें अच्छी थी, तो वो आपको प्रथमेश सर क्लास के अंदर बिल्कुल बताएंगे, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना। नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, कई सारे अपॉइंटमेंट्स बदलते, फॉर UN के अगर जो चेयरपर्सन है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है अगर, ठीक है, इसके अलावा तो WHO, कहीं पर भी किस तरह का अगर कोई चेंज आ रहा है, तो उस चेंज में, उस अपॉइंटमेंट में जो पर्सन का नाम आ रहा, वो पर्सन का नाम आपको पर्सन इन न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा, और वही नाम आपको नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको करंट अफेयर के लिए अप्रोच रखना है। तो इस तरह से चलेगा बेटा हमारा सारे सब्जेक्ट्स का। तो ये आपकी रिटन एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, इन सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, जिन टॉपिक्स के ऊपर अगर बेटा आपका पूरा ध्यान रहा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं निकालना है, हमारा काम क्या है कि रिटन एग्जाम इतनी बेस्ट होना चाहिए हमारी कि हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट आए वहां पर हमारा नाम रहे। क्यों? क्योंकि अगर रिटन एग्जाम में आप कहां पर रहोगे, बॉर्डर पर ही रहोगे, 350, 360, 375 के बीच में रहे, और आपने SSB भी इतना रहा, तो 600, 650 में तो कुछ नहीं होने वाला फाइनल, क्योंकि फाइनल 900 SSB के जाएंगे और 900 रिटन के जाएंगे, 1800 में से आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना। अब आपकी अप्रोच क्या रहेगी, इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाइए बेटा, जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सिंपल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्क ऑन द टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, अपने वक्त को मैनेज करके चलो। हमारा अप्रोच ऐसा रखो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से उनको डिसाइड कर लो, और जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड हो जाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस्ड रहो। सबसे पहले डिसाइड करो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी प्रायोरिटी गेम खेलना है या फिर मेरी प्रायोरिटी एनडीए निकालना। हमारी प्रायोरिटी एनडीए निकालना है तो हमें उस तरह से पूरा डिवोशन देना पड़ेगा एग्जाम को, ठीक है। तो पूरी अप्रोच अपने वक्त को मैनेज करते हुए एग्जाम की तरफ लगाना। इसके बाद lot of time slot for the each subject, allot time slot for the each subject, हर सब्जेक्ट के लिए टाइम स्लॉट डिसाइड कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिक्स है, डेली पढ़ना ही है मतलब पढ़ना है, इंग्लिश है डेली पढ़ना ही है मतलब पढ़ना है, फिजिक्स है, जियोग्राफी है, बायोलॉजी, इनको देना ही है वक्त, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बेहतरीन कमांड रखते हो ना, तो नहीं रोक सकता कोई भी आपका रिटन एग्जाम निकलने से, ठीक है। गिव स्पेशल अटेंशन टू द मैथ्स एंड इंग्लिश, जो मैंने ऊपर के उसमें बोली वही लाइन यहाँ पर नीचे मेंशन है कि आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश को थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने आप में बड़ी चीज है। याद रखना बेटा, अगर आपका GAT बहुत अच्छा जाता है, कई सारे बच्चे बोलते थे कि सर GAT बहुत अच्छा गया, तो क्या मतलब का अच्छा गया? अगर आप मैथ्स में टच नहीं कर पाए, जो आपका
जो एरिया होता है, जितने मार्क्स आपको लाने होते, कट ऑफ अगर पार नहीं किया आपने तो फिर क्या मतलब, जीएटी आपका चेक ही नहीं होगा। तो आपको मैथमेटिक्स और जीएटी की इक्वल अप्रोच रखना पड़ेगा, दोनों ही आपके एक साथ जाने चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स और इंग्लिश को बराबर वक्त दो। मैंने बता दिया जितना ज्यादा आप रीडिंग करोगे, न्यूज़पेपर, बुक्स, जो चीजें पढ़ोगे, नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगी यहाँ पर। इसके बाद वर्क ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी है, जहां जहां कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, उन कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। एक बार कॉन्सेप्ट का क्या होता है, अगर एक बार क्लियर हो गया ना तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट को ज्यादा ध्यान दो। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, जितना ज्यादा बेटा न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना उतना ज्यादा बेस्ट आपके लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपको बोल रहा हूं कि पीवाईक्यूएस जब आप जानोगे तो आपको सब्जेक्ट अप्रोच पता चल जाएगी, इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना और कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना। अगर आप किसको उठाओगे, पीवाईक्यूएस को। पीवाईक्यूएस अगर आपने अभी तक नहीं उठाया तो गलती कर रहे हो, क्योंकि पीवाईक्यूएस पढ़ो पहले, और जब पीवाईक्यूएस को आप देखोगे ना और उस टॉपिक को अपने लेक्चर के अंदर पढ़ोगे तो आपका स्पेशल अटेंशन उस जगह चला जाएगा, अगर आप पीवाईक्यूएस पढ़ के आए हो तो। अगर पीवाईक्यूएस ही आपने नहीं पढ़े तो फिर बेटा दिक्कत है। तो पीवाईक्यूएस के ऊपर ध्यान दो। रिवाइज एवरीथिंग ऑन संडे, पहले 6 दिन तो विजन करो और 7वें दिन रिवीजन करो। तो एक जो 6 दिन होते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, पूरी जान लगा दो बेटा, पूरी जान लगा के पढ़ो। और संडे के दिन, जो मंडे से सैटरडे तक जान लगा के पढ़ा था, संडे के दिन जान लगा के उसका रिवीजन करो। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बेटा आप लोगों के लिए। तो ये इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, समझ रहे हो बेटा, कि आपने गोल तो बनाया है पर अगर आपने प्लान नहीं किया उसको, अगर आपने प्लान नहीं किया तो सिर्फ आपकी ख्वाहिश ही बन के रह जाएगा। और अब मैंने आपको प्लान भी बता दिया है, स्ट्रेटेजी भी बता दी बेटा। बहुत बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, अगर बहुत ज्यादा दिन होते तो आप बाकी की सारी चीजें भी पढ़ सकते थे, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कुछ चीजें जानने की। अभी हमें डॉट किसी पॉइंट पर फिक्स्ड होकर के पढ़ना पड़ेगा, है ना। हमें अभी अपना ध्यान लेजर की तरह रखना पड़ेगा, मतलब सीधी लाइट जिस बीम पर जा रही है तो दूर तक देख पाएगी। अगर हल्की फुल्की टॉर्च की तरह फैलोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ढंग से लाइट मिलेगी। तो पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए हमें पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है। अगर सच में हमने सपना देखा है आर्म्ड फोर्स को एज एन ऑफिसर की तरह ज्वाइन करने का, सच में हमने चुना है कि हम इस देश की रक्षा करेंगे, सच में हमने ख्वाब बुने हैं हर जॉब को छोड़ करके एक इमोशनल अटैचमेंट हमारे देश के साथ करने के लिए, तो हमारी तैयारी बहुत बेस्ट होना चाहिए बेटा। और इन बेस्ट तैयारी के लिए मैंने आपको इन 90 डेज की स्ट्रेटेजी बता दिया। अब इन 90 डेज में आपको बेहतरीन मेहनत करना है और 3 सितंबर के दिन अपने नाम का झंडा गाड़ देना है। जय हिंद।